हेलो बच्चों, हम लोग 11th क्लास के हॉलीडे होमवर्क को सोल्व कर रहे थे। इसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एक क्वांटिटी है x दैट इज गिवन बाय 10.0 प्लस माइनस 0.1। एक y क्वांटिटी सेम वैल्यू रखती हुई तो आपको 2x माइनस 2y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट ये एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये एरर का क्वेश्चन है। अब इसमें जो x या y दे रखा है हम लोगों को 10.0 प्लस माइनस 0.1, कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। इसमें ये जो शुरू में लिखा होता है ये उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है। सपोज करो x रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है। ओके, 0.1 प्लस माइनस के बाद जो चीज़ लिखी हुई है ये उसके अंदर एरर है, उसकी मेजरमेंट के अंदर एरर है। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। ओके, मतलब कि 10 तो नापा गया, 10 तो एक्चुअल वैल्यू है। हो सकता है कि मेजरमेंट करते वक्त 0.1 ज़्यादा आ गया हो या 0.1 कम आ गया होगा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर ऐसे दिखाई जाती है। ऐसे ही हमारे पास y क्वांटिटी है, y भी सेम ही लिखा हुआ है 10.0 प्लस माइनस 0.1। ओके, सेम ही इसकी भी ये एक्चुअल वैल्यू और ये इसके अंदर एरर है। नाउ हमें क्या करना है, 2x, पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, y को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली टर्म x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20.0 प्लस माइनस 0.2, बीच में माइनस का साइन है। ऐसे ही y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.0 प्लस माइनस 0.2। ओके, अब ऐसे मत कर देना कि भाई 20 में से 20 गया 0, 0.2 में से 0.2 चला गया तो 0। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, रूल क्या होता है, पहली बात, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब भी आप करते हो, ठीक है, तो एरर्स की क्या रूल है, एब्सोल्यूट एरर्स ऑलवेज एडिड। चाहे आप ऐड कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो नंबर को, उनकी जो एब्सोल्यूट एरर है दे ऑलवेज एडिड। एब्सोल्यूट एरर हरदम जुड़ेगी, चाहे आप चीज़ों को घटा रहे हो चाहे सब जोड़ रहे हो। ठीक है सर, एक्चुअल वैल्यू का क्या रूल है, एक्चुअल वैल्यू वैसे ही बिहेव करती है जैसे मैथ्स में आप बिहेव कराते हो। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के लिए कोई रूल नहीं है, जैसे मैथ्स में करते हो वैसे ही करो। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 20, इसकी एक्चुअल वैल्यू भी है 20 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है मैथ्स की तरह। तो एक्चुअल वैल्यू का रूल तो वही है, 20 में से 20 गया तो 0 आएगा। अब इसको खाली 0 मत लिख देना, इसको लिखना आपने 0.0। सर ये क्या बात हुई, 0 और 0.0 तो सेम ही होता है, तो इसके लिए भी रूल है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में सिखाया गया था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के दौरान जो आंसर आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जिन दो नंबरों को आपने सब्ट्रैक्ट या ऐड करा है उनमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जिसमें थे उतने होने चाहिए। ठीक है, आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए एज देयर आर इन द डिजिट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो जिस डिजिट में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। तो 20.0 में एक ही डेसिमल प्लेस था, 20.0 में एक ही डेसिमल प्लेस था, तो आंसर में भी एक डेसिमल प्लेस छोड़ना होता है, तो इसलिए 0.0 लिखा गया। ठीक है, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़। एब्सोल्यूट एरर्स के लिए मैंने क्या रूल बताया, एब्सोल्यूट एरर्स ऑलवेज एडिड। तो 0.2 की एब्सोल्यूट एरर इसमें थी, 0.2 की इसमें थी, तो एब्सोल्यूट एरर जुड़ेंगी तो 0.4 आएगा। तो दिस विल बी आवर आंसर 0.0 प्लस माइनस 0.4। दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है द डायमीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड टू बी दिस, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल में जो शुरू में किसी भी डिजिट के शुरू में आने वाली जीरो है, चाहे पॉइंट लगा हो चाहे ना लगा हो,
किसी भी नॉन जीरो नंबर से शुरू में आने वाली डिजिट नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, तो 0.0205 इंटू 10⁻⁻4 में 10⁻4 तो ये तो सारा ही नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये टर्म तो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, 10 की पावर्स नॉन सिग्निफिकेंट है, सीधी सी बात है। ठीक, अब जो ये आगे जीरो लिखी हुई है, ये किसी भी नॉन जीरो नंबर के पहले आने वाली जीरो, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होती है, तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट इन तीनों में से बनेगी। इनके लिए रूल क्या था, हर एक नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होता है, तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है। किसी भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आने वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, तो इनके बीच में आने वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो ओवरऑल इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी। तो आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 2.12 मीटर, इट्स एरिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। सर्कल है, सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज πr²। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर रेडियस मतलब पाई मल्टीप्लाई रेडियस, असल में आप ऐसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ। एक बार के लिए ये चेक करो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी कितनी है इनमें, पाई में कितनी है, जिन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें। तो पाई में सिग्निफिकेंट डिजिट होती है इनफाइनाइट, ये तो चलता ही रहता है नंबर। ठीक है, रेडियस में कितनी है, तो आप देखेंगे रेडियस जो है 2.12 मीटर दे रखी है। हर एक नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये भी रेडियस है, तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान डेसिमल के बाद उतने ही पॉइंट आने चाहिए जितने जिन चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा है उसमें मिनिमम वाले में थे, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का क्या रूल होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त। ठीक है, रूल क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त रूल क्या है, आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बचनी चाहिए जितनी जिन चीज़ों को मल्टीप्लाई करा गया उसमें लीस्ट वाले में है। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्या होता है, आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ significant figures as there are in the digit having least number of significant figures। जिन चीज़ों को ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते वक्त जिस डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। तो इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर है, रेडियस इस चीज़ को मल्टीप्लाई करा, दोनों में 3 थे, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए, सो आंसर के पास 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, आंसर के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मेरे को मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसमें देखो तो 2 और 2 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें देखो तो 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें देखे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें देखे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, डायरेक्ट ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10.845 ओम, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो दैट इज इक्वल टू 3.23 एम्पियर। तो आपको वोल्टेज निकालनी है, ओम्स लॉ लगा लेते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ से ही निकालते थे वोल्टेज, 10th क्लास आप सब लोग कर चुके हैं। तो V बराबर होता था IR। अब आप 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स का रूल यूज़ करना है। ठीक है, अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के दौरान जो आंसर आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी जिन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से लीस्ट वाले में है। वेरी गुड, लीस्ट किस में, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें है 5, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 3। ठीक है, तो आंसर में भी कितनी होनी चाहिए,
तो आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। क्या ऑप्शन से हो पाएगा ये? नहीं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इनमें ज़्यादा, तो ये दो तो आंसर बनने नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई आंसर है, इसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबरों को, दैट इज़ 10.845 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3.23, तो दिस कम्स आउट टू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.02935। ओके, अब क्या हुआ कि हमें आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स दिखनी चाहिए, पर या तो बहुत सारी है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के रूल लगाने पड़ेंगे। तो राउंड ऑफ के 3 रूल थे। अगर जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ी है तो अगले नंबर में एक ऐड कर दो, अगर 5 से छोटी है तो अगला नंबर एज इट इज छोड़ दो, अगर वो नंबर 5 के बराबर है तो चेक करो उससे आगे वाला नंबर इवन है या ओड है। इवन है तो एक ऐड कर दो, ओड है तो एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, इस तरीके के रूल होते थे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 3 में से 2 तो ये पक्की है, एक यहाँ की चाहिए। तो आप जैसे 5 को हटाओगे तो अगले नंबर में मान लो 5, 3 और 9 को हटाओगे, अगले नंबर में बेशक ऐड भी कर दोगे, सपोज करो एक ऐड भी कर दो, तो यहाँ 3 बनेगा। 3 को हटाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगले नंबर में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारे पास इतना ही बनेगा। ठीक है, 2 को हटाओगे भी तो भी अगले में ऐड करने का रूल है ही नहीं, तो 35.0 वोल्ट विल बी इट्स आंसर, तो ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है मोमेंटम में चेंज जो है, मोमेंटम अगर 10% से इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता था परसेंटेज एरर का। ठीक है, पहले परसेंटेज एरर भी बोल सकते हैं आप उसको, परसेंटेज चेंज भी बोल सकते हैं, आगे से याद रखना। किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटा लो, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाली घटा लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, डिवाइडेड बाय उस चीज़ की इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। सर हमें कैसे पता, आपने ये होमवर्क में दे दिया, हमें कैसे पता? तो आपने परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता था रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। तो इसमें जो डेल्टा ए होता था ये भी तो ऐसे ही निकलता था, एक्चुअल वैल्यू माइनस का ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, वैसे ही तो निकलता था। तो एक्चुअली में इस एरर वाले से ही ये फॉर्मूला बना हुआ है। क्लियर? डेल्टा ए मतलब चेंज, ये चेंज है, नीचे एक्चुअल वैल्यू है, गुणा में 100 है, तो ये चेंज ही तो लिखा है फाइनल में से इनिशियल, तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है। क्लियर? इसका मतलब अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज में चेंज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज चाहिए तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी थी वो, और मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ तो मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो मे भी कोई बच्चा ये बोलेगा कि ये फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा सर हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, पर ये 9th क्लास में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ ये फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम का फॉर्मूला तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होता है ½ mv²। ठीक है, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² को मैं v इंटू वी लिख लूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं सर, लिख सकते हैं बिल्कुल। mv की जगह मैं p पुट कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ p इंटू वी बनेगा। वेरी गुड। और यहाँ से अगर मैं v भी निकाल दूँ तो v जो है वो बनेगा p/m के बराबर। तो अगर मैं v को p/m और रख दूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है ½ p, और v को मैंने p/m और रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन अगर मेरे को चाहिए तो वो ये रिलेशन होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन के लिए मैंने यूज़ कर लिया। काइनेटिक एनर्जी बराबर है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 है। वेरी गुड।
ये सर ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मोमेंटम इंक्रीज हुआ 10% से, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी। मोमेंटम का चेंज दे रखा था, इसलिए मेरे को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म में चाहिए था। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला था उसमें मेरे को चाहिए थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करूं तो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं वरना ये यहाँ लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में अगर मेरे को परसेंटेज चेंज चाहिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से लिखी जाए तो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म में लिख दिया। नीचे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी टर्म को 100 से, तो ये फार्मूला बनने वाला है। ठीक है, 2m को मना के कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज है इसका जो फार्मूला है ये बनेगा फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। दिस विल बी आवर फॉर्मूला। ओके, वेरी गुड। अब इफ इनिशियल मोमेंटम, अगर इनिशियल मोमेंटम पी आई था तो फाइनल मोमेंटम कितना है ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइनल मोमेंटम जो है, इफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, मोमेंटम जो है जितना पहले था उससे 10% ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया होगा। अरे जितना पहले था, पहले कितना था पी आई, उसमें ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब प्लस कितना, इसका 10%। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया होगा फाइनल मोमेंटम हमारा, पहले जितना था उससे इंक्रीज कर गया, मतलब उसमें प्लस हो गया, कितना प्लस हो गया उसका 10%। तो फाइनल मोमेंटम कम्स आउट टू बी पी आई प्लस ये कितना बनेगा भाई पी आई बाई 10, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 11 पी आई बाई 10। तो मैं फाइनल मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम को मैं 11 पी आई बाई 10 लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले में डाल दो। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला फाइनल मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ 11 पी आई बाई 10 और इसका स्क्वायर भी है माइनस पी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 100। मैंने बस फाइनल की जगह उसकी वैल्यू डाली। पी आई का स्क्वायर ऊपर सब जगह है, यहाँ पे पी आई का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर पी आई का स्क्वायर है, यहाँ पी आई का स्क्वायर है, ऊपर से पी आई का स्क्वायर कॉमन लेके नीचे वाले पी आई के स्क्वायर से अगर मैं काट दूँ और 11 का स्क्वायर 121 लिख दूँ, 10 का स्क्वायर 100 लिख दूँ और माइनस का 1 कॉमन लिया था इस वजह से नीचे कुछ बचा नहीं, गुणा में 1 इंटू 100। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 21/100 गुणा में 100। 100 से 100 काट दो तो ये आ जाता है 21%। ठीक है, तो 21% विल बी आवर आंसर। तो इसका आंसर होगा 21%। ठीक है, अगर एरर 10% से छोटी होती, मतलब 3-4% की ही होती, 3 या 4% से छोटी होती, तो इसमें वो रूल लग जाता पावर आगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो है पी स्क्वायर बाय 2m, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखते थे। रूल होता था कि ये पावर वालों का रूल होता था, पावर आगे आ जाती थी और जिसकी पावर है उसकी परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर इस रूल से गुणा कर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में पी में चेंज था 10% का, तो 20% आंसर आता। सही आंसर नहीं होता वो, अगर ऐसे करते एक एरर वाले मेथड से तो आंसर सही नहीं होता। वो मेथड तभी यूज़ होता है जब एरर 3-4% के आसपास हो, 10% से बहुत छोटी हो। जहाँ एरर बड़ी थी तो आपको एग्जैक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा, वो वाला मेथड नहीं लगेगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है हमारे पास 3 मेजरमेंट्स ये और ये और ये करी गई, तो इनका एडिशन क्या होगा। एडिशन के लिए रूल बताया था, क्या रूल था कि जो आंसर है, आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उतने ही पॉइंट। एडिशन के लिए रूल क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, पॉइंट के बाद उतने ही अक्षर होने चाहिए, पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी इन तीनों में से लिस्ट वाले के पास है। तो सबसे कम पॉइंट के बाद इसके पास है केवल 1 डेसिमल प्लेस है,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल था कि डेसिमल के बाद उतने ही अक्षर आने चाहिए जितने सबसे कम वाले के पास है। तो इसके पास 1 डेसिमल प्लेस तक ही डिजिट लिखी हुई है, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस तक ही होना चाहिए। इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक केवल इसी में है, तो डेफिनेटली यही आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4, सीधा सीधा उस रूल से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। तो इसका आंसर लीप ईयर, ये भी टाइम को ही इनडायरेक्टली नाप रहा होता है। ठीक है, डेज बता रहा होता है। लूनर मंथ, मतलब ये भी मून जो है कितना टाइम लेता है अर्थ का एक चक्कर काटने में। ठीक है, सोलर डे, ये 24 घंटे जो होता है अपना, वो भी सोलर डे हो गया। ठीक है, 12 बजे दोपहर से 12 बजे तक। पैरालैक्टिक सेकंड को हमने पारसेक नाम से पढ़ा हुआ है। पैरालैक्टिक सेकंड डिस्टेंस की यूनिट है, तो ये टाइम की यूनिट नहीं है। पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता था, कोई दो ऑब्जेक्ट है आसमान में, ठीक है, स्पेस में दो ऑब्जेक्ट है जो कि एक दूसरे से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जैसे सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की दूरी। इनसे कितनी दूर आ जाऊँ मैं कि ये आर्क जो है केवल 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो इस दूरी को ही 1 पारसेक बोला गया था। तो 1 पारसेक डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, तो डिस्टेंस की यूनिट है, ना कि टाइम की, तो आंसर 4 आएगा। बेशक इसमें सेकंड दिख रहा है पर सेकंड एंगल से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो लाइट ईयर क्या था, लाइट एक साल में कितनी दूरी ट्रैवल करेगी वैक्यूम में अगर जला दी जाए, तो वो भी दूरी डिस्टेंस की यूनिट है, तो इसका आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एक्स। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखें तो क्वेश्चन बोलता है एक्स जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। ओके, ओमेगा नहीं सॉरी के टी, के इंटू टी। ठीक, तो हेयर टी जो है वो टाइम है, तो के की यूनिट क्या होगी, इसके लिए क्या यूज़ होएगा, ध्यान से सुनना। इसके लिए यूज़ होएगा जो साइन की ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी हुई है, ये जो टर्म लिखी हुई है ये क्या है, आप बोलेंगे साइन के साथ तो एंगल ही होगा सर, ये इसका एंगल है। अगर एंगल का मैं नॉर्मल आपसे फॉर्मूला पूछता हूँ तो एंगल का फॉर्मूला होता था आर्क अपॉन में रेडियस। वेरी गुड, आर्क भी एक तरीके की लेंथ होती है और रेडियस भी एक तरीके की लेंथ होती है, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि एंगल तो डायमेंशनलेस होता है, इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो जो साइन का एंगल है के टी, इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, ये एंगल है तो इसकी डायमेंशन M0 L0 T0 वाली होनी चाहिए। वेरी गुड, तो के इज इक्वल के इंटू में टी टाइम है, टाइम की डायमेंशन होगी टी इज इक्वल टू M0 L0 T0। ओके, इस टी को उधर ले जाएंगे तो कुल मिला के यार टी की पावर -1 बचेगी। मतलब के कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी इनवर्स है। अगर कल का लेक्चर याद हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी आया था लास्ट क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उल्टी होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी की पावर -1। ओके, तो डेफिनेटली जो के है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा होगा, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स भी होती है, तो इसका आंसर आएगा हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स भी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा हर्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये भी सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, एंगल दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है इन रिलेशन एफ इज इक्वल टू ए साइन k1x प्लस बी साइन k2t। F4 से x जो है दैट इज डिस्टेंस, t इज द टाइम, तो k1 और k2 की क्या होगी, तो सेम बात इसमें भी यूज होएगा। एंगल जो है दैट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। साइन के साथ जो लिखा हुआ है ये एंगल है, k1x भी एंगल है, k2t भी एंगल है, k1x भी एंगल है और k2 इंटू टी भी एंगल है। अगर ये दोनों एंगल हैं तो डेफिनेटली भाई ये दोनों क्या होने चाहिए, डायमेंशन लेस होने चाहिए। ओके, सो डायमेंशन ऑफ k1 इंटू एक्स क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस के हिसाब से इसमें M0 L0 T0 होना चाहिए। सिमिलरली k2t भी डायमेंशन लेस है, तो इसके हिसाब से M0 L0 और T0 होना चाहिए। ओके, एक्स तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है वो तो लेंथ है एक तरीके से, तो एक्स की डायमेंशन होगी L, और इधर तो कुछ है ही नहीं M0 L0 T0।
अगर मैं एल को उस तरफ ले जाता हूँ तो K1 की डायमेंशन आ गई L की पावर -1। सिमिलरली T टाइम है तो टाइम की डायमेंशन T, इधर तो कुछ है ही नहीं है, M0 L0 T0। अगर मैं K2 की डायमेंशन निकालूँ तो दिस कम्स आउट टू बी T की पावर -1। ओके, तो इसको अगर मैं यूनिट वाइज लिखूँ तो मीटर इनवर्स, क्योंकि एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं यूनिट वाइज लिखूँ तो इसकी यूनिट होगी टाइम का उल्टा, तो सेकंड इनवर्स। मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, दैट इज सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है, 21 और 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, उनमें से ये जो केल्विन है ये टेम्परेचर की यूनिट है तो 7 फंडामेंटल में से है, ये टाइम की यूनिट है 7 फंडामेंटल में से है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी 7 फंडामेंटल में से है, तो किलोग्राम वेट फोर्स की यूनिट होती है, तो दिस इज़ नॉट फंडामेंटल। ओके, तो फोर्थ इसका आंसर आएगा, बाकी सब फंडामेंटल है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है अगर E एनर्जी है, M मास है, J एंगुलर मोमेंटम है और G रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E इंटू J स्क्वेयर डिवाइडेड बाय M की पावर 5 इंटू G स्क्वेयर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इन 4 ऑप्शन में से किससे मैच करेगा। ओके, सबकी डायमेंशनल्स याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो निकाल लो। एनर्जी वर्क डन के ही बराबर होती है, कल भी आया था, ml² T-2, ये एनर्जी की होती है। ठीक है, मास की m ही होती है, वेरी गुड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर याद हो आपको तो कल ही इसका डायमेंशनल फार्मूला निकलवाया गया था, m-1 L³ T-2। ओके, और ये कल के लेक्चर में था, सेकेंड ही क्वेश्चन था शायद। जे जो है एंगुलर मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला अभी के लिए याद कर लो, mvr। m मास है, v वेलोसिटी है, r डिस्टेंस है एक तरीके से, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला m वेलोसिटी का होता है LT-1 और डिस्टेंस का हो गया हमारे पास l, r इज रेडियस कह लो एक तरीके से, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बनता है ml² T-1। ठीक है, ये सारे डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन में डाल दो और सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो E का डायमेंशनल फार्मूला है ml² T-2। ओके, J का डायमेंशनल फार्मूला है ml² T-1 और J का स्क्वायर भी है तो हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नाउ अब क्या है हमारे पास, नीचे है m, तो m का डायमेंशनल फार्मूला तो मास है, फंडामेंटल है, m ही होता है, पावर है 5, और g का डायमेंशनल फार्मूला m-1 L³ T-2 और इसका भी स्क्वायर है। अब अगर इसको सोल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी ml² T-2, इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये सब का है, तो ये m का भी स्क्वायर है, ये L² का भी स्क्वायर है, L² का स्क्वायर करूँगा तो L की पावर 4 बन जाएगी, T की पावर -2 बन जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। नीचे M की पावर 5, सिमिलरली ये जो स्क्वायर है ये सब का है, स्क्वायर करेंगे तो M की पावर -2, L की पावर 6 और T की पावर -4। ठीक है, थोड़ा ठीक करके ऊपर देखें तो M जो है एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो M की पावर है 3, L की पावर है 6 और T की पावर है -4। नीचे भी अगर m की पावर को एडजस्ट करें, बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं, तो m की पावर 3, l की पावर 6, t की पावर -4, तो आप देखेंगे नीचे और ऊपर एक जैसा है तो ये बिल्कुल काट दिया जाए तो दिस कम्स आउट टू बी डायमेंशनलेस m0 l0 t0। पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा है कि डायमेंशनलेस इन सब में से कौन है, केवल एंगल, तो इसका आंसर आएगा एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।